वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम का एप्लीकेशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम से रिलेटेड एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी के एप्लीकेशन देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जी थोड़ा कैमरा को फोकस में ले लेते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। सबसे पहले रिलेशन, मोमेंटम कितना होता है। मोमेंटम की बात करें तो P = mv होता है, ठीक है जी। P = mv होता है। और काइनेटिक एनर्जी की बात अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 12mv²। दोनों के बीच का रिलेशन अगर हम लोग को देखना हो, दोनों के बीच का रिलेशन देखना हो, इसको K से कह लीजिए। चलिए K = 12mv² कहिए। तो K इसमें हम करते हैं m का मल्टीप्लिकेशन और m का डिवीज़न, तो K की वैल्यू बनती है P²/2m। तो P² = 2mk, तो P = √2mk, ये रिलेशन बनता है। ये रिलेशन भी बहुत जगह हमारा क्या होगा, इस्तेमाल होगा। ऐसे बहुत सारे रिलेशन हमारे इस्तेमाल होंगे, ठीक है जी। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन जो हम लोग लेने के लिए चलेंगे वो है कि टू बॉडीज masses m1 and m2 have equal kinetic energy. P1 and P2 are the respective momentum, then the ratio of P1 is to P2 is। दो ऑब्जेक्ट है जिसके मासेस सेम है, सॉरी क्या सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो अगर K कांस्टेंट हुआ, मासेस डिफरेंट है, एक का m1 है एक का m2 है, एक का m1 है और दूसरे का m2 है। सिंपल रिलेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। m1 है दूसरे का m2 है, तो m1 है दूसरे का m2 है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर K कांस्टेंट है तो ज़रा बात को समझिएगा। K कांस्टेंट है, इसका मतलब कि P²/2m कांस्टेंट है। P²/2m क्या है, कांस्टेंट है, यानी P² ∝ m है, यानी P ∝ √m है। तो रेशियो ऑफ P1 is to P2 जो होगा वो √m1 is to m2 होगा, पहली बात। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग मोमेंटम को सेम लेकर के काइनेटिक एनर्जी के रेशियो भी जरा देख लें। मोमेंटम अगर सेम हो, अगर P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो अगर P कांस्टेंट है तो जरा इस रिलेशन को देखते हैं। P² = 2m के देख रहे हैं ना, P² = 2m के देख रहे हैं, तो P² = 2m के देख रहे हैं, यानी कि mk = कांस्टेंट मास और काइनेटिक एनर्जी, या तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, यानी K1 to K2 का रेशियो जो होगा, ऐसे लिखें इसको हम लोग, है ना, K1/K2 = m2/m1 जाएगा। मतलब जिसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा, उल्टा जाएगा। ये रिलेशन हमारा उल्टा चलेगा, ठीक है जी। ये रिलेशन रिवर्स जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें जरा सा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। थोड़ा छोटे बड़े क्वेश्चन लेने से क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर होता जाता है, ठीक ना।
If the momentum of a body is increased by n times the kinetic energy increases, अगर हम मोमेंटम को n टाइम से इंक्रीज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीजमेंट किस टाइम से होगा? तो p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू k है कि है ना, मोमेंटम, ठीक है, हाँ, तो p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या है? k है। तो अगर p को n टाइम से इंक्रीज कर देते या ऐसा कहें कि k प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर है और मोमेंटम को हमने क्या कर दिया? n टाइम से इंक्रीज कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम से इंक्रीज कर जाएगा? तो सीधी सी बात है कि अगर np कर देंगे तो n स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, तो k इंक्रीजेज बाई p टेंड्स टू np implies k टेंड्स टू what? n स्क्वायर k, मतलब n स्क्वायर टाइम से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन का क्वेश्चन है और रिलेशन का रिलेशन है, कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, ऐसे ऐसी छोटी छोटी बातें हम लोग देखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बातों का असर बहुत ही बड़ा होता है। चलिए, एक क्वेश्चन है, बॉम्ब ऑफ 12 kg explodes in two pieces of masses 4 kg and 8 kg. The velocity of 8 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of the other mass is 12 kg का एक बड़ा सा मास रहा होगा। ठीक है, 12 kg का मास रहा है, एक्सप्लोड कर जा रहा है किसमें? 8 kg एंड 4 kg के, एक 8 kg में, थोड़ा बड़ा बनाइए भैया, एक 8 kg में, एक 4 kg में, दो पार्ट में ब्लास्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है 8 kg मास का स्पीड जो है 6 मीटर पर सेकेंड है और इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी जो भी कह लीजिए, 6 मीटर पर सेकेंड की है। तो पूछ ही रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मासेस। तो एक बात जान लीजिए, इसकी मोमेंटम जितनी होगी उतनी ही मोमेंटम इसकी भी होगी। तो सीधे सीधे हम अगर P निकालना चाहते हैं तो जो मोमेंटम फर्स्ट पार्ट की होगी वही मोमेंटम सेकंड पार्ट की होगी, भले ही डायरेक्शन रिवर्स कर जाए लेकिन मोमेंटम सेम होगा। तो 8 kg तो 48 है ना, 48 kg मीटर पर सेकेंड, 48 kg मीटर पर सेकेंड क्या है? इसका मोमेंटम है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ से निकाल ले हैं, k बराबर p स्क्वायर बाई 2m। तो k बराबर p स्क्वायर बाई 2m, तो ये क्या हो जाएगा? 48 का स्क्वायर और 2 इंटू दूसरे की वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं, सीधे सी बात है ना। 2m, मास कितना है? 4, 2 4 जा 8। चलिए अब जरा से इसको कट करते हैं। 48 इंटू 48 हो गया 12, 48 48 बाई 2 यानी 6 इंटू 48 कितना हो जाएगा? 35 12, 288 जूल इज द राइट आंसर। ठीक है, 288 जूल इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक, थोड़ा सा कैमरा आउट ऑफ फोकस हो रहा था, खैर बहुत ज़्यादा बात कटी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए राइफल बुलेट loses 120 of its velocity in passing through a plank. The least number of such planks required just to stop the bullet. 1/20th of the velocity को क्या कह रहा है कि
1/28 का मतलब होता है 5%, 5%, है ना। तो देखिए कोई प्लैंक रहा होगा ऐसा, और बुलेट जब उसको, है ना, ये पास आउट होता है तो अभी मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है, तो निकलने के बाद 19v बाई कितना 20, यानी कि 95% इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बच जाती है। ठीक है, 95% ऑफ द वेलोसिटी क्या होती है, बच जाती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे कितने प्लैंक्स की ज़रूरत होगी, ऐसे कितने प्लैंक्स की ज़रूरत होगी जिससे इसके बुलेट को क्या कर दे, बुलेट हमारा स्टॉप हो जाए। ठीक है जी। तो हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसकी u वेलोसिटी से लेकर के चलिए, इनिशियल वेलोसिटी है ना 19u, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। यहाँ रिटार्डिंग फोर्स काम करेगा तो इसको 2as लिख लें। ठीक है जी, 2s लिखने के v की वैल्यू 19u/20 है, तो ऐसे लिख लें 19u/20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, u स्क्वायर माइनस 2as होगा। तो 2as की वैल्यू, है ना, ये इधर u स्क्वायर माइनस 19u/20 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सबको सब्ट्रैक्ट करके ले लीजिए, ये भी u स्क्वायर है, ये भी u स्क्वायर है ना। तो 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, ये सब सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो 419 का 361, 39 का u स्क्वायर यहाँ बचेगा, और 20 का स्क्वायर 400 यहाँ रहेगा। तो u इसको इधर ले आइए, तो 400/39 इक्वल्स टू हो जा रहा है u स्क्वायर बाई 2s की वैल्यू, है ना। चलिए ये एक रिलेशन u स्क्वायर और 2s का निकाल लिया। अब मान लीजिए इफ n प्लैंक इज रिक्वायर्ड, इफ n प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड, अगर n प्लैंक की रिक्वायरमेंट है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है जी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, यानी u स्क्वायर माइनस 2as की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, u स्क्वायर माइनस 2s की वैल्यू 0 होगी, यानी n प्लैंक 2ans, s इसका विड्थ मान के चल रहे हैं, s इसका विड्थ मान के चल रहे हैं, 2ans की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, यानी u स्क्वायर इक्वल टू 2ans होगा। तो s की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2as होगा, u स्क्वायर बाई 2as, n की वैल्यू सॉरी, है ना, u स्क्वायर बाई 2s, और u स्क्वायर 40 बाई कितना है 39, 400 बाई कितना है 39, ये ग्रेटर देन 10 हो रहा है और लेस देन 11 हो रहा है। ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 11 है, तो मिनिमम कितने की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम n मस्ट बी व्हाट 11, 11 ऐसे प्लैंक की ज़रूरत होगी, है ना। इस टाइप के ऐसे 11 प्लैंक की ज़रूरत होगी, तब जा कर के वो रुकेगा। 10 को तो ऐसे भी वो क्या करेगा, पार कर जाएगा, आर पार चला जाएगा। चलिए जरा आगे का क्वेश्चन अब लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर इज ए मास 2 kg thrown upward with an kinetic energy of 490 joules. करेक्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट विच हाइट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेने की बात कर रहा है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लीजिए, है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लीजिए। ठीक है जी, और फिर ये कह रहा है कि एट व्हाट हाइट द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ।
काइनेटिक एनर्जी उस हाफ हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के डैश हाफ के हो जाए। इस क्वेश्चन को सीधे सीधे हम लोग ये बात करें, चूंकि के की डिपेंडेंसी हाफ एम वी स्क्वायर पर इसकी डिपेंडेंसी, वी स्क्वायर पर इसकी डिपेंडेंसी है। तो वी स्क्वायर की डिपेंडेंसी है, तो ये 490 जूल से उसको फेंका जा रहा है। इसको क्यों ना हम लोग क्या किस में कर लें, वी स्क्वायर की इनिशियल वैल्यू निकाल लें। 490 जूल्स है, उसमें 2 kg है, 2 kg का मास है, तो कितना हो जाएगा, के होता है कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम रिड्यूस करने जा रहे हैं, है ना। तो वी स्क्वायर की वैल्यू 2k/m होगा, ठीक है, 2k यानी कि 2 × 490, ठीक है, डिवाइडेड मास कितना 2 kg, यानी वी स्क्वायर की वैल्यू इसकी कितनी है 490 है, 490 जूल्स कह भी रहा है, ठीक है जी। तो अब ये पूछ रहा है यू वेलोसिटी में ले लीजिए, वी मत लीजिए, यू लीजिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी रही होगी ये, है ना। यू स्क्वायर 490 है, तो कह ये रहा है कि जब वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 490 का आधा कितना होता है, 490 का आधा हो जाएगा 245 जब हो जाएगा, तो रिलेशन ले लिया जाए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as लिया जाए। तो वी स्क्वायर 245 इक्वल टू यू स्क्वायर 490 माइनस 2a का मतलब 9.8 और s, तो अब हमारा s यहाँ से हम लोग निकाल लें, कितना होगा, s की वैल्यू 490 माइनस 245 डिवाइडेड 2 × 9.8, तो s इक्वल्स टू 245 2 × 9.8 9.8 है। देखा जाए कैलकुलेशन 245 490 कैलकुलेशन किया जाए, 490 980 देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हम होशियारी कर रहे हैं। 980 का 4th पार्ट है, ये 4 से डिवाइड कर दिए, 2 × 9.8 100 टाइम्स ये चला जाएगा, है ना, 100 टाइम्स ये चला जाएगा। तो 4 × 2 25/2 12.5, थोड़ा सा होशियारी लगा करके हमने क्या किया, कैलकुलेशन को इजी कर लिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 masses 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy, the ratio of their magnitude of their linear momentum कितना होगा। masses का एक का मास क्या है 1 ग्राम है और दूसरे का मास कितना है 4 ग्राम है। मोमेंट क्या कर रहा है, क्या सेम है, मोमेंटम सेम है। तो अगर P कांस्टेंट है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि K1/K2 = M2/M1 होगा, यानी M2/N 4:1 का रेशियो में जाएगा। ऐसा 10 मरतबा पूछे हुए इसमें लग रहा है। इस क्वेश्चन को एम्स, NCERT, MP PMT, RPET, CBSE PMT, उड़ीसा JEE, KCET, DCE, बाप रे बाप, इतने दफ़ा पूछा है कि कहने लायक नहीं, इतने दफ़ा पूछा है कि कहने लायक। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजेज बाय 300%, मन 300% से इंक्रीज की जा रही है, यानी कि 4 गुना हो गया होगा, है ना। इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज, मन काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, के 4 गुना, तो P प्रोपोर्शनल टू √K। अरे 300% से इंक्रीजमेंट का मतलब समझते हैं, मैंने वो 400% हो गया, इंक्रीजमेंट बाय 3% यानी कि 400% हो गया, मतलब कि 4 गुना हो गया।
तो 4k हो गया होगा, तो p प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के है, तो p, तो ऐसे में जब k 4k होगा तो रूट है ना जी, तो p हमारा अंडर रूट 4k का मतलब है ना, p 2p हो जाएगा, p 2p हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीजमेंट कितने का हो जाएगा, 2p, मैंने डबल हो जाएगा, मैंने 200% हो जाएगा। 200% इंक्रीजमेंट कितना कहलाएगा, इंक्रीजमेंट कहलाएगा 100% का। इंक्रीजमेंट कोई चीज़ डबल हो जाए तो उसमें कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, 100% का, है ना। अगर 50% इंक्रीजमेंट होता है किसी चीज़ का, मतलब 100 रुपये, अगर 50% आपका बढ़ गया तो 150 रुपया हो जाएगा, है ना। तो परसेंट इंक्रीजमेंट कितना, इंक्रीजमेंट इज 100%, 100% इंक्रीजमेंट हो गया उसमें, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। A light body and heavy body of equal kinetic energy, which one has the greater momentum? एक लाइट बॉडी है, एक हेवी बॉडी है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आज बता चुका हूँ, के सेम होने पर p प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम। सेम काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m होगा, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम कम होगा। सीधी सी बात है, इसमें कहीं कुछ ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। If the linear momentum is increased by 50%, the kinetic energy will increase by linear momentum और kinetic energy के बीच का रिलेशन क्या था जी, क्या था, k इक्वल टू पी स्क्वायर, k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है ना जी। तो अगर ये p स्क्वायर 50% मैंने 1.5 गुना हो जाए, p स्क्वायर मैंने 50% से हो जाए, मैंने 1.5 गुना हो जाए, तो 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स, तो 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4 टाइम्स, है ना। तो p जो है 3/2 टाइम्स ऑफ p होगा, तो k जो है 9/4 टाइम्स ऑफ व्हाट हो जाएगा, k हो जाएगा। तो 9/4 का मतलब कितना हो गया, 4 2 जा 8 एंड 1 0.25, मतलब 2.25 कितना परसेंट हो गया, 225%, 225%। तो 225% का मतलब हो गया परसेंटेज इंक्रीजमेंट कितना हो गया, 125%। परसेंटेज इंक्रीजमेंट कितने का बन जाएगा, 125 पर। तो परसेंटेज इंक्रीजमेंट 100% तो कोई भी चीज़ खुद होता है, परसेंटेज इंक्रीजमेंट जो होगा वो 125% होगा। परसेंटेज इंक्रीजमेंट 125% का इंक्रीजमेंट उसमें माना जाएगा, ठीक है जी। बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, एक जैसे सिंपल दिख रहे हैं, इसको हम नहीं ले रहे हैं, है ना। चलिए इस बोर्ड को पहले हम क्लियर करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले, जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए मास ऑफ 8 kg, देयर इज ए मास ऑफ 8 kg, इनिशियल मास है 8 kg का, ठीक है जी, मूविंग विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और होता क्या है, स्प्लिट अप हो जाता है इक्वल मासेस, मतलब 4 kg का, है ना। एक मास इसका 4 kg और दूसरा मास भी कितना हो जाता है, 4 kg का, स्प्लिट अप हो जाता है। तो पूछ ये रहा है
कि क्या होगा, हाँ, और स्प्लिट अप हो जाता है। और ये भी कह रहा है कि ड्यूरिंग एक्सप्लोजन इसमें जो इंटरनल एक्शन के कारण जो एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन से जो काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहा है वो 16 जूल का 16 जूल की काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रही है, जो कि जो ब्रेकअप पार्ट्स हैं उनको मिल रहा है। पहले से खुद वो कुछ वेलोसिटी से था, खुद की कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, ठीक रही होगी, क्या है भी। उसके बाद ये ब्रेकअप हो जाता है, 2 पार्ट में चला जाता है, 2 टुकड़े में टूट जाता है ना। 4 kg 4 kg 2 इक्वल पार्ट्स की बात की जाए, 2 इक्वल पार्ट्स में टूट जा रहा है। और जो इंटरनल एक्शन होता है उसके बीच में, है ना, म्यूचुअल इंटरेक्शन, इंटरनल एक्शन हो, इसमें 16 जूल की एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जो काइनेटिक एनर्जी के रूप में एडप्ट हो जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि अब फाइनली इनकी वेलोसिटीज क्या होगी और किस डायरेक्शन में होगा, कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए, इनिशियल मोमेंटम कितना रहा, इनिशियल मोमेंटम 8 × 2 यानी कि 16 kg/s का रहा होगा। फाइनल मोमेंटम भी यही होगा। फाइनल मोमेंटम कितना, चलिए इसकी स्पीड मान लीजिए v1 है और इसकी स्पीड मान के चलिए कि v2 है, तो 4 × v1 प्लस कितना 4 × v2। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बताता है हमको कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा, यानी कि 16 का मोमेंटम बना रहेगा, है ना। पी इनिशियल वही रहेगा, पी फाइनल भी वही होगा, पी इनिशियल जितना है पी फाइनल उतना ही होगा। इसमें कोई बाय कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, यानी v1 प्लस v2 की वैल्यू 4 × 16 यानी 4, एक इक्वेशन हमको यहाँ मिलता है, ठीक है। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कर जो भी रहा होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस जो 16 जूल का एनर्जी रिलीज करता है वो, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² के मुताबिक चलिए ये पूरे का पूरा 32 जूल आ गया, ठीक है जी, 32 जूल आ गया। अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा कितना, ½ 4v1² प्लस ½ 4 कितना v2², ये 32 के बराबर, ½ 2 कम उधर चला जाएगा, तो v1² प्लस v2², 2 कॉमन होकर गया तो ये 16, सेकंड इक्वेशन ये है अपने पास। v1 प्लस v2 4, अब v1 प्लस v2 का स्क्वायर 16। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, जरा इसको स्क्वायर कर लीजिए और इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पहले का स्क्वायर करके सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। v1 प्लस v2 के स्क्वायर में v1² v2² जानते कितना आएगा, 2v1 v2 = what 0, तो आइदर v1 = 0 और v2 = 0, या तो v1 0 है नहीं तो v2 क्या है 0 है, v1 या v2 में से कोई ना कोई क्या है 0 है, ठीक है। तो v1 v2 = 0, तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे v1 0 है कि v2 0 है, मतलब दोनों में से कोई एक का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, दोनों तो 0 होगा नहीं, क्योंकि दोनों 0 हो जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो ऐसा होगा नहीं। प्रोडक्ट ऑफ v1 v2 हमारा 0 है, मतलब आइदर ऑफ देम इज 0, मतलब एक रुक जाता है, एक रुक जाता है, और दूसरे को फिर कितनी वेलोसिटी मिलेगी। तो चलिए अगर मान के चलें कि पहला वाला ये वाला रुक जाएगा, रुकेगा भी वही वाला, वही जो पीछे रह जाएगा वो पहले रुक जाएगा। v1 0 है तो v2 कितना हो जाएगा 4 का, v2 हो जाएगा 4 का, मतलब इनमें से इस सिचुएशन में, गिवन सिचुएशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो एक हमारा क्या होगा स्टॉप कर जाएगा और दूसरा हमारा 4 मीटर/सेकंड के स्पीड से चल देगा, जिसके पास टोटल जो है सो हमारी क्या काइनेटिक एनर्जी रहेगी और टोटल मोमेंटम भी रहेगा उसके पास, है ना, टोटल मोमेंटम भी रहेगा। जो मोमेंटम उसका पहले था कितने का 16 kg/s का, वो मोमेंटम भी उसके पास बना रहेगा, वेलोसिटी भी 4 × 16 उसका मोमेंटम बना रह जाएगा। अगर ये पार्ट इक्वल नहीं होता तो आंसर डिफरेंट हो जाता, अगर पार्ट इक्वल नहीं होता तो यही आंसर हमारा क्या हो सकता था, डिफरेंट हो जाता, तब हमारी वैल्यू कुछ और मिलती, है ना।
पार्ट अगर डिफरेंट होता तब कहानी कुछ डिफर कर जाता, तो पार्ट डिफरेंट नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हमारी ये कहानी बन रही है। डिफरेंट मास के लिए 3 और 5 के लिए भी आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ पर वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगा, फिर यहाँ वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमको एक कहानी मिलेगी इसके अंदर। ठीक है जी। चलिए अब जरा सा हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन लेते हैं, है ना। स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन लेते हैं। ओके, स्टॉपिंग डिस्टेंस में अगर देखें, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, ठीक है जी। और पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात, चलो स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करते हैं। कोई कार अगर या कोई व्हीकल सर्टेन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। कोई ब्रेक या फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वर्क डन जो होगा वो फोर्स ma × s ले लीजिए, ये नेट फोर्स काम करा होगा इंटू s हो जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो 0 माइनस के ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। यानी साइन को छोड़ते हुए अगर लिखा जाए तो ma इक्वल टू कितना, हाफ mv², यानी s प्रोपोर्शनल टू v² जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस पर आएगी, v² के। स्टॉपिंग डिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस पर आएगी, v² के। v² के प्रोपोर्शनल जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है जी। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कार इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 30 km/h इज ब्रॉट टू ए हॉल्ट इन 8 मीटर अप्लाइंग ब्रेक। इफ द सेम कार इज ट्रेवलिंग फ्रॉम 60 km/h इट कैन बी ब्रॉट टू हॉल्ट इन सेम ब्रेकिंग फोर्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले वो 30 km/h का स्पीड से चल रहा था, अब वो 60 km/h का स्पीड हो गया, है ना। 60 km/h का स्पीड हो गया, यानी वेलोसिटी क्या हो गई, डबल। v टेंस टू 2v, s प्रोपोर्शनल टू v² है, तो s टेंस टू 4s हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना जी, 4s हो जाएगा। तो पहले कह रहा है कि कितने में, 8 मीटर में, तो अब कितने में जाएगा, 8 मीटर में, तो अब कितने की रिक्वायरमेंट होगी, तो हॉल्ट इन 8 मीटर, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 8 चुके 32 मीटर। तो पहले वो 8 मीटर में जो बात थी, अब वो क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 8 जा 32 मीटर में ये कहानी बनेगी। इसको सॉल्व करना नहीं है, टिक करना है, तो इसको सीधे सीधे टिक किया जाए। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का फटाफट देखे जाए। ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ द मोटर कैन मल्टीप्लाई द डिस्टेंस नीडेड टू स्टॉपिंग 4 टाइम्स। ट्रिपलिंग द स्पीड को ट्रिपल कर देंगे, अगर हम ट्रिपल कर देते हैं तो ट्रिपल कर दें तो स्क्वायर टाइम्स, तो 9 टाइम्स, है ना। अगर v को 3v करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 टाइम्स। तो अगर v टेंस टू 3v तो s टेंस टू 9s स्क्वायर, इस चीज़ का स्क्वायर, है ना, 9s। स्टॉपिंग डिस्टेंस 9 टाइम्स से बढ़ जाएगा। इसीलिए भैया कहते हैं धीरे धीरे चलिए, ताकि ब्रेक लगाइए और जाकर के किसी इंसान को आप जिस शहर में हो तो बचाया जा सकता है। कम दूरी में देखा आपने और ब्रेक लगाया। अगर आप इसकी स्पीड कम होगी तो कम डिस्टेंस में आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, और अगर यदि स्पीड ज़्यादा होगी तो कंट्रोल करने के लिए डिस्टेंस स्क्वायर टाइम्स लगेगा, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा कंट्रोल करने के लिए व्हीकल को। इसीलिए रास्ते में क्या लिखा, आगे क्या है, स्कूल है, धीरे जाएं। धीरे जाएं का मतलब क्या है, चूँकि आप अगर धीरे धीरे जाइएगा तो अगर कोई बच्चा सामने आपको दिख जाएगा तो क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे तो क्या कर सकते हैं आप, उसको एक कंफर्टेबल डिस्टेंस में आप अपनी गाड़ी को रोक पाएंगे, नहीं तो गाड़ी को रोकने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है तो कुछ नहीं, लेकिन बात पते की है। k इंक्रीजेज बाई 0.1%, तो मोमेंटम में क्या इंक्रीजमेंट होगा, तो p इक्वल टू
√2m के। जरा बात को समझिएगा, 0.1% से इसका इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है जी। तो एक फ्रैक्शनल फार्मूला आता है हम लोग का, del p/p, ठीक है। ये जो पावर है, रिलेशन को परसेंटेज निकालने के लिए सीख लीजिए। ये √m तो कांस्टेंट है, k है ना, k पर पावर कितना है, हाफ है, k पर पावर कितना है, हाफ है। अंडर √2m को तो छोड़िए, k पर पावर कितना है, हाफ है। तो पावर मल्टीप्लाई होके del k/k, ठीक है जी, del k/k। अब इसमें मल्टीप्लाई करें 100 का तो परसेंटेज बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ये हो गया है ना, तो मल्टीप्लाई कर दे 100 का तो परसेंटेज बन जाएगा। 100 मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया भैया, और हाफ del k इंटू के है, 100 मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ये परसेंटेज वैल्यू बन गया कितना, 0.1% का, तो 1/2 0.1 का कितना हो जाएगा, हाफ 0.05%। तो परसेंटेज इंक्रीजमेंट इसमें हाफ क्यों लिख लिया तब, 0.05% जो आएगा इंक्रीजमेंट किसमें, मोमेंटम में, वो 0.05% होगा। ऐसे किसी परसेंटेज के क्वेश्चन जिसमें स्लाइट चेंज इन परसेंटेज है, छोटा मोटा चेंज परसेंटेज है, 1%, 2%, 3% या उससे कम, 0.1%, 0.2%, इस टाइप का अगर कोई भी चेंज लिया जाता है तो इस तरह का रिलेशन लेकर के आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये जो फ्रैक्शनल पोर्शन लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं, ये एरर मेथड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर बना करके समझेंगे हम लोग। एक सैंड बैग था और एक मास है, बुलेट टाइप का कुछ समझ लीजिए, ठीक है। बुलेट टाइप का कोई मास था और वो कितना मास है उसका मास है स्मॉल m, उसका मास है स्मॉल m, कुछ सर्टेन वेलोसिटी से आ रहा था, इसके अंदर स्ट्राइक किया। स्ट्रक करने के बाद होता ये है कि इसके अंदर ये स्ट्रक करके सैंड है, सैंड के अंदर धंस के रह जाता है और कुछ हाइट तक ये लिफ्ट कर जाता है, कुछ हाइट तक ये ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। ये लेवल में पहले रहा होगा, अब ये आ गया ऐसा h हाइट तक ये लिफ्ट कर गया, ठीक है। इसका मास कैपिटल M, इसका मास कैपिटल M है, ठीक है। इसका मास कैपिटल M है, तो व्हाट कुड बी विल बी द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या रही होगी जिससे ये h हाइट तक उठ गया होगा, ठीक है। h हाइट तक ये बॉल, अब इसमें कौन सा है, ये दोनों है, इसमें वो बुलेट भी इसी के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। चलिए तो पहले इनिशियल जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, लॉस ऑफ एनर्जी अगर हम ये मान करके चल के बोरा में जो धंसा होगा उस समय जो कुछ भी रही होगी, है ना, जो कुछ भी फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी लॉस कर ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी रही होगी इसकी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² रहा होगा। बाद का उसका टोटल कितनी एनर्जी आएगी, वो पोटेंशियल फॉर्म में चूँकि एक सर्टन हाइट तक उठ करके रुक जाता है, ये आई होगी स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। स्मॉल m प्लस कैपिटल M यानी टोटल मास इंटू gmh। तो ऐसे में ये दोनों हाफ mv² इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m gh। तो v² इक्वल टू 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M gh बाई कितना, स्मॉल m। तो v की वैल्यू √2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m gh बाई m हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में कोई दम धड़ाका नहीं था, इसमें सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, और उसके अलावा कोई बहुत बड़ी बात इसमें दिख नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और वो क्या है कि ये इस तरीके का
एक लूप है, कैसा, ऐसा एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। जरा देखिएगा, थोड़ा इधर और ले ले भैया। हाँ, एक सर्कुलर लूप है इस तरीके का, ठीक है ना, इस तरीके का सर्कुलर लूप है। और क्वेश्चन ये है कि यहाँ से अपन को एक बॉल को छोड़ना है और बॉल इधर इसके अंदर आवे और इस पर रोटेट होते हुए सर्कल को कंप्लीट कर ले। बॉल छोड़ेंगे, ये सर्कल कंप्लीट हो जाए। आर इसका रेडियस है, आर क्या है, इसकी रेडियस है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि किस हाइट से इधर से बॉल को हम छोड़ें कि ये बॉल इसके अंदर जाए और फिर सर्कल कंप्लीट करके आ जाए। अगर कम हाइट से छोड़ेंगे, कम स्पीड में जाएगा, तो हो सकता है यहाँ तक जाए, फिर ऐसे ऐसे घूम जाए। करेक्ट, ओके। तो स्पीड आपको, हाइट बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात यहाँ आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। लेकिन मिनिमम स्पीड क्या चाहिए, मिनिमम स्पीड क्या चाहिए, यानी मिनिमम हाइट क्या चाहिए, मिनिमम हाइट इसका कितना हो जिससे हमारा काम चल जाए, ये चला है। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ को समझना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली बात। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, और ऊपर के तरफ भी हमारा कोई फोर्स लग सकता था। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, इसके पास जो वेलोसिटी होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी, जिससे क्या हो जाए, mv²/r मस्ट बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, mg। mv² रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mg से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, mv² से r से ज़्यादा होना चाहिए। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इसके वेट से ज़्यादा और इक्वल होना चाहिए, है ना। कम स्पीड रहेगा, लो स्पीड रहेगा तो वो गिर जाएगा, थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगा तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mg से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि mv² ग्रेटर देन mgr होना चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इस जगह का, हाफ mv² ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ mgr होना चाहिए, ठीक है, हाफ mgr होना चाहिए। कहाँ पर की, टॉप पर की एनर्जी, यहाँ पर की एनर्जी इसकी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर की एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी तक में आइए, हाफ mgr होनी चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी पर बाद में आते हैं, ठीक है। तो सोचिए कि यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mgr होना चाहिए, तो बॉटम पर अगर ये वापस आता है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तो जरा गौर कीजिए, जब यहाँ से यहाँ तक ये आएगा तो r 2r डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, तो 2r डिस्टेंस नीचे आ जाएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा वो कितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, r 2r। तो ऐसे में जो पोटेंशियल एनर्जी
वो डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इसका mg इंटू 2r, mg इंटू 2r यानी 2mgr। तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ आने के बाद काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगी। ओके, कन्वर्ट कर जाएगी। माने इस जगह पर अगर हम लोग देखें तो हाफ mgr, ऊपर की काइनेटिक एनर्जी तो थी ही, जब नीचे आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी किस में, काइनेटिक एनर्जी में, तो 2mgr। तो बॉटम पर की, एट बॉटम पर की काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी 2mgr प्लस हाफ mgr। हाफ mgr तो पहले से था उसके पास, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आएगा तब स्पीड बढ़ेगी, बढ़ करके उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 2mgr प्लस हाफ mgr। 2mgr 2.2 ये 5/2 mgr आएगा, 5/2 mgr आएगा। ठीक है जी, यानी कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इस जगह की जो होनी चाहिए वो हाफ mgr से क्या होना चाहिए, 5/2 mgr से ज़्यादा होना चाहिए। और ये काइनेटिक एनर्जी इसको देगा कौन, जो यहाँ से जो बॉल को छोड़ेंगे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही यहाँ पर आकर के क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यानी कि mgh मस्ट एक्सीड 5/2 mgr, 5/2 mgr दोनों साइड से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो h मस्ट बी ग्रेटर देन 5/2r, h 2.5r, 2 गुना r, 2r तो अखर है ही, और आधा r ऊपर। मतलब इसको सर्कल अगर कंप्लीट करना है तो इस लेवल से आधे रेडियस के बराबर और हाइट लेकर के तब छोड़ेंगे, तब क्या होगा, ये सर्कल कंप्लीट होगा, अन्यथा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। हाफ आर ऊपर ये सर्कल जो होगा, ये जो कोई सर्कल होगा, इससे इधर से अगर छोड़ना चाहते हैं तो इसकी रेडियस के हाफ रेडियस से ऊपर से छोड़ेंगे तो जाकर के ये सर्कल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो हैं, लेकिन एक पार्ट में ये होगा नहीं, तो बाकी हम लोग छोड़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। ये कंटिन्यू करेगा हमारा, क्या कंटिन्यू करेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी वाली सेक्शन हमारी कंटिन्यू करेगी। इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग को देखना बाकी है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा। ठीक है जी, धन्यवाद।